हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो रैंकर सीरीज चल रहा है। रैंकर सीरीज में जो आज सब्जेक्ट कवर करेंगे वो है केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री कि हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। पिछली क्लास केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ाए थे आपको? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए थे, जिसमें आइसोबार एंड आइसोटोप्स को कवर किए थे, जिसको हिंदी में समस्थानिक और समभारिक कहते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें 10 क्वेश्चन को देखे थे। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। उसके पहले भी हम एसिड बेस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे कि अम्ल और क्षार की क्या थ्योरी है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आइए चलिए बात करते हैं क्लास को। सबसे पहले बता दें कि आपको ये पीडीएफ जो क्लासेस की क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे हम इस पीडीएफ को क्लास के बाद सेंड कर देंगे, ठीक है, जिससे आप फ्यूचर में अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं रैंकर सीरीज में, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ला रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को समझ में आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, ये आपको बेटर तरीके से समझ में आए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हमें इस तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। बाकी उदित फार्मेसी के ऐप पर तो हम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज चीजों को कंटिन्यू करने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सीरीज का कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर। देखिए, जो क्वेश्चन उठाए गए हैं केमिस्ट्री के 12th में, बायोमॉलिक्यूल्स एक चैप्टर है, जो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से सारे क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? मतलब प्रोटीन किसके छोटे छोटे खंड से मिलकर बना है? मोनोसैकेराइड्स के, फैटी एसिड्स के, अमीनो एसिड्स के, या न्यूक्लियोटाइड्स के? बताइए, प्रोटीन किसके बिल्डिंग ब्लॉक मतलब छोटी छोटी खंड से मिलकर बना है? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमीनो एसिड। जी हाँ, अमीनो एसिड के। आइए चलिए थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अमीनो एसिड कैसा हुआ, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग तो इसको जानते भी होंगे क्योंकि इंटर में पढ़ चुके होंगे। देखिए, प्रोटीन क्या होता है? बहुत सुने होंगे, जिम जाना है प्रोटीन ले लो, प्रोटीन खाओ, हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि नहीं, प्रोटीन बहुत जरूरी है। क्या है ये प्रोटीन? प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, फाउंड इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब जो आप खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन मिल रहा है। ये अमीनो एसिड, दीज अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर इन ए चेन। ये अमीनो एसिड कई सारे मिलके प्रोटीन बनाते हैं। नियर अबाउट 22 अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो जो अमीनो एसिड होते हैं, ये एक चेन की तरह, एक चेन में लगातार जुड़े रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, अगर जूम करके आपको दिखाएं तो इस तरह से आपस में चैन की तरह जुड़े रहते हैं आपस में, और ये अपने आप को फोल्ड करते हैं। जिस तरह से इनका काम होता है, भाई प्रोटीन का क्या क्या काम है? हमारे सेल्स, हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को ग्रो करना, ठीक है, एनर्जी देना। तो अलग अलग काम के हिसाब से अपने आप को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं ये अमीनो एसिड, जो कि आप आगे पढ़ेंगे जब अच्छे तरीके से क्लास में। प्रोटीन हेल्प बिल्ड मसल्स। जिम लवर के लिए तो प्रोटीन वरदान है कि प्रोटीन जो होता है मसल्स को बिल्ड करता है, मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। बॉडी के रिपेयर बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करता है। फाइट इन्फेक्शन से भी लड़ता है, जिससे हमें डिजीज कोई ना हो सके। कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी। हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटी को नियंत्रण करता है ये प्रोटीन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड स्टे हेल्थी। दे आर एसेंशियल, ये बहुत आवश्यक होते हैं ग्रोथ के लिए, ऊर्जा के लिए, और हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ बेसिक देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जा सके। हीमोग्लोबिन भी आपके प्रोटीन होते हैं, क्रिएटिन भी प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन भी प्रोटीन है।
हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है फाउंड इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं ब्लड में। ठीक है, दैट हेल्प कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, फेफड़ों से पूरे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्रेटिन भी प्रोटीन होता है, फाउंड इन हेयर, आपके बालों में, नाखून में और स्किन में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है क्रेटिन। ठीक है, यही क्रेटिन आपको मजबूती देता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ये क्रेटिन प्रोटीन जो होता है ये। ओके, चलिए एंटीबॉडीज क्या करता है? एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होता है, मेड बाय द इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम के द्वारा बनता है, मतलब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज पाया जाता है। एंटीबॉडीज का काम क्या है कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी कोई पदार्थ, बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव इंटर करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये इंटर करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडीज इनका पता लगाता है और इनको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है और हमें बचाता है। कहते थे ना कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसे बीमारी नहीं होता। कैसे? क्योंकि उसके एंटीबॉडीज स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही इंटर करता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, वैसे उनका पता लगाता है और उन्हें मार देता है। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन ये भी प्रोटीन होते हैं। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे मसल्स में होते हैं, दैट हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, जो कि बॉडी के मूवमेंट में, ठीक है, शरीर की गति में बहुत ज्यादा उपयोगफुल होते हैं ये एक्टिन और मायोसिन। ओके, तो ये कुछ प्रोटीन के एग्जाम्पल थे जिसको आप अच्छे से समझ पाए। तो प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है और अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना है। अब ये अमीनो एसिड क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिए अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अरे अभी आप कहते कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, जी हाँ, उसी का उल्टा कर दीजिए, अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड जो होता है ये प्रोटीन के छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है। कैसे? अभी आगे दिखा रहे हैं। थिंक, सोचिए, थिंक ऑफ देम लाइक लीगो पीसेस, लेगो के कुछ पीसेस होते हैं, गेम होता है लीगो पीसेस, दैट ज्वाइन टुगेदर टू बिल्ड प्रोटीन इन योर बॉडी। जैसे लीगो के पीसेस आपस में जुड़ रहे हैं, वैसे ही प्रोटीन हमारे बॉडी में जुड़ता है, अमीनो एसिड्स कई सारे मिलते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे अगर जूम करके दिखाएं आपको तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के जो गेम वाले देखिए लीगो पीसेस आते हैं, इसको ऐसे आपस में जोड़ दीजिए ना, ऐसे बने होते हैं स्ट्रक्चर, तो जोड़ते चले जाते हैं। वैसे ही ऐसे अमीनो एसिड भी कई सारे जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, या फिर अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन होते हैं ये छोटे छोटे अमीनो एसिड के खंड से मिलकर बनते हैं। अब प्रोटीन्स, अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब आपके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे CH ग्रुप होंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा COOH, और यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि अमीनो एसिड में कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है अमीनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। बाद में मतलब बीच में एक ही कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये तो बेसिक चीजें आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन था, आगे क्या क्वेश्चन होंगे सब बेटर तरीके से समझ में आएगा। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड। और क्वेश्चन कुछ दिया जाए कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड आर द प्रोटीन रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, दोनों आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ब्लड शुगर। किस कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है? कौन से कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है? फ्रक्टोज को, सुक्रोज को, माल्टोज को कि गैलेक्टोज को? बताइए किस कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा समझते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ये फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज क्या है, किसमें पाए जाते हैं? आइए चलिए थोड़ा बातें करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी, नीडेड बाय आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण पोषण होते हैं जो कि हमारे बॉडी द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या होते हैं, पोषक होते हैं। क्लियर?
फिर बोले हम कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक होता है, हमारी बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, इसको सैकराइड्स भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यही पॉइंट लिखा हुआ है जिसको ध्यान रखिए, ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है फॉर द बॉडी बिकॉज दे आर इजिली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, जो हम खाते हैं वो बहुत आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, विच इज यूज्ड बाय सेल, जो कि सेल द्वारा यूज किया जाता है और हमें ऊर्जा मिल जाता है, एनर्जी मिलता है। अब इसका जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना आगे, जब अभी आपका डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम दे लेंगे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, तब आप पढ़ेंगे इसको कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स में, कैसे हम ये ऊर्जा कैसे देता है, हम खाना खा रहे हैं, खाने में एनर्जी कैसे मिल जाता है, ऊर्जा कैसे बदल जाता है। अभी हमको यहाँ से दौड़ के कहीं जाना हो, कोई कुत्ता दौड़ा ले, फिर हमारी एनर्जी कैसे फास्ट हो जाती है, ये सब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में बेहतरीन तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोषक होते हैं जो हमारे बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है। ओके, कहाँ पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट किस फूड में? तो चावल में पाए जाते हैं, राइस में, ब्रेड में पाए जाते हैं, आलू में पाए जाते हैं, बनाना में, एप्पल्स में, सब में पाए जाते हैं, ठीक है। और शुगर में, चीनी में पाए जाते हैं, जैगरी मतलब जो गुड़ होते हैं, ठीक है, गांव में जो गुड़ होते हैं उसमें पाए जाते हैं, तो सब में कार्बोहाइड्रेट लगभग पाए जाते हैं। ओके, अब ये अगर प्रकार की बात करें, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरह से इसको बांटा गया है। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और पॉली का मतलब होता है तीन, ठीक है। मोनोसैकेराइड, सैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। देखिए मोनोसैकेराइड मतलब एक सैकेराइड। अब दे आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। अब जब बेचारा अकेला है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन हमें इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, बस इतना जानिए कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड के जो एग्जाम्पल हैं वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड के। क्या क्या बोले हम? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, याद रखिएगा। डाइसैकेराइड के, डाई का मतलब दो, मतलब दो मोनोसैकेराइड को जब आपस में मिलाएंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, क्योंकि डाई का मतलब दो होता है। दो कहाँ से आएगा? एक मोनोसैकेराइड और एक और मोनोसैकेराइड दोनों आपस में मिलाएंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लैक्टोज, लैक्टोज कैसे बना? लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? शुगर, ये आपके डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मक्खन, इसमें पाया जाता है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज कैसे बना? जब ग्लूकोज को और गैलेक्टोज दोनों मिलते हैं, दो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जब हाइड्रोजनेशन होता है, दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं लैक्टोज, ठीक है। ऐसे ही देखिए सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बना? सुक्रोज भी दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे, क्योंकि नाम है डाई, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा, क्लियर है। माल्टोज कैसे बना? सुक्रोज कहाँ पाए जाते हैं? अरे जो चीनी आते हैं, शहद होते हैं, सब में सुक्रोज पाए जाते हैं। माल्टोज की बात करें तो जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज का दो यूनिट, दो बार ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, जो अंकुरित चना वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड के एग्जांपल देख लिए। पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब कई सारे, तो जब कई सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा, क्लियर। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, सेलुलोज होते हैं, ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होता है? आप आलू खाते हैं, ठीक है, तो ये जो पौधे में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है पौधों में, अगर ऊर्जा के फॉर्म में कुछ स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेलुलोज जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में, हमारे लीवर में, मसल्स में क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज ऊर्जा जो होता है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब जरूरत पड़ता है तब रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम बैठे हैं, अभी हमको दौड़ के जाना हो तो ग्लाइकोजन ऊर्जा को रिलीज करेगा, जिससे हमें थोड़ा सा ताकत आ जाएगा, ठीक है, हम यहाँ से तेज से दौड़ेंगे। ओके, तो ये तीन थे जिसको आपको जानना चाहिए, खासकर एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा कौन से कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए
अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा गया आपके एग्जाम में कि विच को जूम करके दिखाया जाए कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सबसे मीठा शुगर या सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज या माल्टोज। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज में फ्रैक्टोज जो होता है, फ्रैक्टोज मोनोसैकेराइड होता है, आपको बताया था अकेला। ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, फ्रैक्टोज मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, सुक्रोज तो आपका 2 डाइसैकेराइड हो गया ना, सुक्रोज आपका ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बना है, माल्टोज भी आपका ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो जो मीठी शर्करा होती है वो फ्रैक्टोज होती है, जो सबसे स्वीटेस्ट शुगर माना जाता है, सबसे मीठा शुगर माना जाता है, उसे फ्रैक्टोज को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर है, ठीक है, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, फ्रैक्टोज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये भी क्वेश्चन सेकंड वाला भी आया होगा कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि विच बायोमॉलिक्यूल्स स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स होता है जो अनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है, अनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है, मतलब हम स्टोर करता है फिर माता पिता से बच्चों को ट्रांसफर करता है। बताइए, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, क्या है बायोमॉलिक्यूल्स, क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या है न्यूक्लिक एसिड, सब देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर वैसे ए वाला होगा, न्यूक्लिक एसिड। कैसे होगा, थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल पदार्थ होते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स जिसको हम जैव अणु कहते हैं, हिंदी में जैव अणु, ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट आर एसेंशियल टू लाइफ, हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं। इट इंक्लूड, इसमें शामिल होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जिसको वसा कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, अनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आर ए बिग मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीजों में पाया जाता है। ये एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है जो सभी जीवित चीजों में पाया जाता है। दैट स्टोर एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये अनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है, ठीक है। और दे हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। एंड पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, जो अनुवांशिक जानकारी को स्टोर किया है वो पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। तो अनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है और माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। 2 तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है, और आरएनए जो होता है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो ये बेसिक चीजें आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। क्वेश्चन था कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो ये होगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉन्ड लिंकिंग टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि 2 अमीनो एसिड में कौन सा बॉन्ड लिंक होता है। हम तो आपको बता दें कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है, ओके। तब ये आखिर बना होता है तो कई सारे यहाँ पे अमीनो एसिड होंगे तभी तो प्रोटीन बना। मतलब मान लीजिए जैसे हम आपको दिखाए हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये मान लीजिए अमीनो एसिड है, ये क्या है, अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड है। लेकिन ये किस बॉन्ड से जुड़े हैं, इस बॉन्ड का नाम पूछ रहा है। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं बीच में, इस बॉन्ड का नाम क्या है, किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड का नाम पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे बताए भी हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, आपको पढ़ाएंगे क्लास में कि प्रोटीन आर लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स, एक बड़ा बायोमॉलिक्यूल्स होता है, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड का बना होता है, लिंक बाय, मतलब लिंक रहता है पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी इसके स्ट्रक्चर 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना जानिए कि पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होता है, ये लिंक होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
जितने भी अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं उसमें एक बॉन्ड रहता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो बॉन्ड लिंकिंग टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड लिंक होता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, फैट सॉल्युबल होता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ए डी ई के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए डी ई के। और विटामिन बी एंड विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए कौन से फैट सॉल्युबल हैं, ए डी ई के, जी हाँ पहला वाला ही है विटामिन ए, इसका मतलब 5वें का करेक्ट आंसर ए वाला होगा। विटामिन सी और देखिए विटामिन बी, अब बी की पूरी फैमिली होती है, बी का पूरा फैमिली है, B1 B2 B3 इस तरह से पूरी फैमिली है। तो B1 B12 ये बी में ही तो आता है, तो ये सब आपके वाटर सॉल्युबल हैं। ए डी ई के यही आपका फैट सॉल्युबल है, ध्यान रखिएगा, मतलब वसा में घुलता है ये, तो ए राइट आंसर है। ओके, आपको जब क्लास में पढ़ाएंगे तो पूरा इसके केमिकल नेम को याद करने की ट्रिक बता देंगे, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक, चलिए आपको बता दें कि 20 फरवरी, जी हाँ इसके क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 की क्लासेस अगर बेहतरीन तरीके से आप करना चाहते हैं तो इस जो बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलेंगी जिसमें हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और बायोलॉजी बहुत अच्छे से कराया जाएगा, जिससे आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होने हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे आपको बाय करना है, बस उदित फार्मेसी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, इसको सर्च करिएगा, ओपन करिएगा, फिर आप नंबर से अपने लॉगिन कर लीजिए, अपना नाम अपना ईमेल एड्रेस सही डालिएगा। उसके बाद जो कोर्सेज आपको दिखेगा इस कोर्सेज को क्या करिएगा, बाय कर लीजिएगा। 499 इसका प्राइस है। डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 लिखा है, इसको आप बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, ई बुक PDF नोट्स, बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, जिसमें आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक, चलिए 6वां क्वेश्चन क्या है कि विच पॉलीसैकेराइड इज स्टोर्ड इन प्लांट। देखिए क्वेश्चन आया ना कि कौन सा पॉलीसैकेराइड। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में बताए थे, सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब कई सारे मोनोसैकेराइड जब मिले होंगे तो पॉलीसैकेराइड बना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। लेकिन पूछ रहा है कौन प्लांट में स्टोर होता है। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट कौन स्टोर होता है ऊर्जा के फॉर्म में, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च या फिर काइटिन। करेक्ट आंसर सी वाला है, स्टार्च। ध्यान रखिएगा, सी वाला है स्टार्च। देखिए स्टार्च के बारे में बात करें तो स्टार्च इज ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो स्टार्च होता है ये प्लांट में ऊर्जा को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक है, प्लांट में ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। तभी तो आप आलू खाते हैं या जो भी प्लांट में देखते हैं उसमें ऊर्जा मिल जाता है, गेहूं में, अनाज में। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्च जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ऊर्जा को स्टोर कर देता है प्लांट में। ओके, फंक्शन की बात करें क्या कार्य है, तो मेन एनर्जी सोर्स मटेरियल इन प्लांट, पौधों में जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है वो स्टार्च होता है। फाउंड इन पाया जाता है आलू में, पोटैटो में, चावल में, गेहूं में, भुट्टे में, सब में पाया जाता है ये। ठीक है, उसमें ये जो स्टार्च होता है ये स्टोरेज एनर्जी को स्टोर कर देता है। ओके, अगर ह्यूमन डाइट की बात करें, अगर हम लोग खाते हैं तो इसी स्टार्च को, भाई चावल है, आलू है, जब खाएंगे तो हमारे मुंह में एक एंजाइम होता है। ठीक है, हमारे लार्वा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि स्टार्च को तोड़ता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ग्लूकोज में माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें वो बाद में जाके ऊर्जा मिल जाता है, एनर्जी आ जाता है बॉडी में। ओके, तो ह्यूमन डाइट स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज एंजाइम इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज। वही बात लिखा है कि जो हमारे स्लाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है, इसी स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बाद में हमें ऊर्जा मिल जाता है। तो पौधों में जो एनर्जी को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, वो कौन होता है, स्टार्च होता है, याद रखिएगा।
ओके चलिए, पौधों की बात हो गई, थोड़ा जानवरों मतलब ह्यूमन की भी बात कर लिया जाए तो ग्लाइकोजन, जी हाँ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये ग्लाइकोजन जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे हम लोग में अगर बात करें तो हम लोग में जो एनर्जी स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? तो लीवर में और मसल्स में, हमारे यकृत, लीवर में और मांसपेशियों में पाया जाता है। ये ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो एनर्जी रिलीज होता है। ओके, फंक्शन की बात करें, कार्य की, तो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन एनिमल्स। ठीक है, जो एक प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल में स्टोर होता है। ओके, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, जिसको लीवर ग्लाइकोजन कहेंगे। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा तो डायबिटीज वगैरह नहीं होगा। प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग मसल्स एक्टिविटी, अब हमें कहीं बहुत तेज दौड़ना है तो उस समय मसल्स एक्टिविटी जो हो रहा है उसके दौरान हमें ऊर्जा प्रदान करता है यही ग्लाइकोजन, जिसको मसल्स ग्लाइकोजन कहते हैं। इजिली ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज व्हेन एनर्जी इज नीडेड, आसानी से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। तो सारा पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा कि अरे सर ये इतने सारे टर्म कहाँ से आए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कह रहा है कि विच पॉलीसैकेराइड्स इज स्टोर्ड इन प्लांट, बताइए कौन सा पॉलीसैकेराइड जो होता है प्लांट में स्टोर होता है? स्टार्च होता है, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 7 क्वेश्चन है, एंजाइम आर केमिकली, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, तो ध्यान रखिए एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, जैसे खाना खाए, खाना ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, फिर वो क्या हुआ, ग्लूकोज जो था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, फिर ऊर्जा दिया, हमें एनर्जी दिया। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है एंजाइम का। एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसकी दर को बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया हम कि जो आप खाना खाए, मान लीजिए रोटी खाए, रोटी जो था वो जाहिर सी बात है स्टार्च के फॉर्म में मिला, कार्बोहाइड्रेट, जैसे खाए हमारे मुंह में गया, स्लाइवा में गया, स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। वो क्या हुआ, एमाइलेज क्या करेगा, इसी स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो डाइजेस्ट हुआ, हमें ऊर्जा मिलता है। तो एंजाइम का काम यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। जो बॉडी में हमारे रिएक्शंस होते हैं खुद चेंज नहीं होता लेकिन बढ़ाता है, और ये केमिकली काम करते हैं प्रोटीन की तरह। कहीं पे है ऑप्शन, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं एज ए प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन की तरह काम करते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 8वां द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अमीनो एसिड में? एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर एस्टर ग्रुप? बताइए अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ठीक है, अच्छे से पता होगा भाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे NH2 अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो गया, और COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और अमीनो ग्रुप, दो ही ग्रुप तो प्रेजेंट हैं। एक अमीनो ग्रुप NH2 हो गया, यहाँ H2N लिखा हुआ है, इसे कंफ्यूज मत हो जाएगा, NH2 हो गया, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कह रहे हैं ये प्रेजेंट होता है कहीं पे। तो अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अमीनो एसिड में कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। राइट, चलिए 9 क्वेश्चन है कि विच लिपिड इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली में कौन सा वसा, कौन सा लिपिड जो होता है मुख्य घटक होता है। ठीक है, लिपिड का मुख्य घटक जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में, बताइए कौन से लिपिड हैं जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, कौन से लिपिड सेल मेम्ब्रेन का मुख्य हिस्सा होता है, मुख्य हिस्सा, मुख्य घटक कह सकते हैं, बताइए कौन सा होता है। तो लिपिड का कौन सा हिस्सा होता है, जी हाँ फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड जो होता है वो कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक होता है, मुख्य हिस्सा होता है। सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का काम क्या है कि सेल के आउटर जो उसका बाहरी लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना, कि सेल के अंदर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसको पता करना। ठीक है, तो ये जो बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये फास्फोलिपिड के बने होते हैं। देखिए अगर जूम करके आपको दिखाएं तो आप स्ट्रक्चर को देखिए होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, इसके आउटर लेयर में देखेंगे किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का बना होता है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली किसका, फास्फोलिपिड का।
ओके, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, राइट। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि आरएनए डिफरेंट फ्रॉम डीएनए। आरएनए डीएनए से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, अलग है। बिकॉज आरएनए कंटेन, क्योंकि आरएनए में शामिल होता है। आरएनए जो होता है डीएनए से अलग है क्योंकि आरएनए में ये चीजें होती हैं। अब क्या चीजें होती हैं जो डीएनए से अलग बनाती हैं? थोड़ा सा दोनों के डिफरेंस को एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। हमें पता है आपको आता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, देखिए डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, सभी को पता है। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर हुआ? चलिए शुगर की बात करें, इसमें कौन से शुगर पाए जाते हैं? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाए जाते हैं डीएनए में। आरएनए में राइबोज शुगर पाए जाते हैं। डीएनए का काम क्या है? डीएनए आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है और माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसीलिए देखिए आपके मम्मी पापा से आपके कैरेक्टर थोड़ा बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ। ओके, स्ट्रैंड की बात करें कि कैसा डीएनए देखने में होता है, तो डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आप देखे होंगे। ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, कुछ इस तरह होता है। इसको स्ट्रैंड बोलते हैं। मुड़ी हुई सीढ़ी, ट्विस्टेड लेडर, मतलब मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होता है। ठीक है, ये मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह इस तरह से डीएनए होता है। स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। ओके, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होता है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जो आरएनए होता है ना, कुछ इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। ओके, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। मेन चीजें यहीं से है। जो डिफरेंस पूछा जाता है ना, इसके बेसिस से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एटीजीसी, जो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं जब डीएनए आरएनए के बारे में बात करेंगे। एटीजीसी, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। एडेनिन, थायमीन, गवानीन, साइटोसिन, ये 4 बेसिस होते हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एडेनिन, थायमीन, गवानीन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में एडेनिन, थायमीन के जगह पे एक चीज होता है जिसका नाम है यूरेसिल। थायमीन आरएनए में नहीं होता, थायमीन खोली डीएनए में होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। इसलिए इसको हम बोल्ड कर दिए, जानिए डार्क कर दिए हैं। यही डिफरेंस सबसे बड़ा पूछा जाता है कि यहाँ पे यूरेसिल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी लोकेशन ये सभी न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में। डीएनए जो होता है, आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस और कोशिका भित्ति दोनों में होता है, केंद्रक और कोशिका भित्ति दोनों में होता है। कार्य क्या है? जेनेटिक आनुवांशिक जानकारी को डीएनए स्टोर करता है और आरएनए प्रोटीन के बनाने में मदद करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में बनाने में मदद करता है। स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होता है, ज्यादा मजबूत ये होगा। थोड़ा सा लेस स्टेबल आरएनए होगा। ठीक है, तो मेन जो कहानी यहाँ से है, जो डीएनए आरएनए से अलग है क्योंकि आरएनए में ये चीज होती है, आरएनए में होता है यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? थायमीन होता है, लेकिन आरएनए पूछ रहा है तो आरएनए में होता है यूरेसिल। अगर आपसे डीएनए पूछा कि डीएनए में ये चीज होती है तो थायमीन होता है। डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो गई होंगी। ये 10 क्वेश्चन थे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए तो आज की क्लास में यही इतना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, ज्वाइन हो जाइए। क्लास के बाद अभी पीडीएफ को तुरंत सेंड कर दे रहे हैं। तो कैसा लेक्चर रहा भाई लोग बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ऐसे ही लेक्चर रैंकर सीरीज में मिलते रहेंगे आपको। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आदित्यश्री.ऑफिशियल, आदित्यश्री.ऑफिशियल मेरा इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। और अपने क्वेरी को भी प्रॉब्लम हो इंपॉर्टेंट करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैसा लेक्चर लगा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। कितना सही रहा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, गुड लक, अच्छे से तैयारी करिए, जरूर बेटर होगा इस बार। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच अगेन।